वेलकम यू ऑल गाइस वंस अगेन। आई एम अर्चना मैनंदन और आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का संग्रह लेके आए हैं। डे 12 है, इससे पहले हमने 11 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं फ्रेंड्स। 1 बाय 1 सारे के सारे क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। 1000 से ज़्यादा क्वेश्चंस वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड हमने ये सीरीज़ आपके लिए प्रिपेयर की है और आई होप मेरी सारी वीडियोस आपको पसंद आ रही होगी। अगर मेरी मेहनत पसंद आती है तो ही चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा। कोई भी सजेशन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस में और भी इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिले। सो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चंस आपको आते हैं फ्रेंड्स वो अच्छी बात है, जो नहीं आता है उसके लिए आप पेन पेपर लेके बैठिए और उसको प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आने वाले किसी भी एग्जाम से पहले आप उसको रिवाइज करके जाइए। ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं ये जो सीरीज़ है ये सिर्फ आपको बिहार दरोगा में आपको हेल्प नहीं करने वाला, ये हर एक एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगा। चाहे आप किसी भी स्टेट का ले लीजिए, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम बिहार का ही ले लीजिए, आपको हेल्प करेगा। सो सारे के सारे क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अर्थशास्त्र कंप्लीट करने वाले हैं। तो किस योजना को पर्सपेक्टिव प्लानिंग कहा जाता है? ये छठी पंचवर्षीय योजना को पर्सपेक्टिव प्लानिंग कहा जाता है। किसी दिन हमने इसको कंप्लीट करा है, आई थिंक डे 4 या डे 6 में हमने कंप्लीट करा है। सारे के सारे पंचवर्षीय योजना कंप्लीट करें, उसको देख लीजिएगा। 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो ये 1986 से लेकर 1991 तक थी। 7वीं योजना का प्रमुख उद्देश्य जो था ये आधुनिकीकरण था, मॉडर्नाइजेशन था। कौन सी योजना उदारीकृत अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल पर आधारित थी? तो ये 8वीं जो पंचवर्षीय योजना थी वो, और इसका कार्यावधि जो था ये 1992 से लेकर 1970 तक था। 8वीं पंचवर्षीय योजना पहले कब से लागू होनी थी? तो ये 1990 से लागू होनी थी, लेकिन 1992 से लेकर 1997 तक लागू हुई। देश में योजना विहीन वर्ष कौन से रहे हैं? तो 1990 से लेकर 91 और 1991 से लेकर 92। आपको समझ में आ गया होगा कि 8वीं पंचवर्षीय योजना में लेट क्यों हुआ। किस योजना में विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मानव संसाधन विकास को मूलभूत उद्देश्य माना गया था? तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना में। 9वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि यहाँ पे नोट डाउन है, प्लीज आप इसको देख लीजिए। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से लेके 2007 तक। नेक्स्ट देखते हैं, सरकारी टकसालें जो है ये किन शहरों में है? तो ये मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में है। छठी पंचवर्षीय योजना कब समाप्त कर दी गई? तो ये 1980 में। जनता दल पार्टी सरकार द्वारा पेश छठी पंचवर्षीय योजना को किस सरकार ने समय से पहले ही समाप्त कर दिया था? तो ये कांग्रेस की सरकार ने समय से पहले ही इसको पुण्य विराम दे दिया था, समाप्त कर दिया था। कांग्रेस सरकार द्वारा लागू छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या निश्चित की गई थी? तो ये 1980 से लेके 85 तक। छठी पंचवर्षीय योजना में किस पर विशेष बल दिया गया था? गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन पर। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान रोजगार मापने के लिए मानक व्यक्ति वर्ष स्टैंडर्ड पर्सन ईयर को अपनाया गया? तो ये छठी पंचवर्षीय योजना। सारे के सारे क्वेश्चंस फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको एक बार रिवाइज और अच्छे से कर लीजिएगा। ग्रामीण बेरोजगारी उन्मूलन से संबंधित कार्यक्रम IRDP, NREP, ट्राइसेम, DWSCRA और RLAGP किस योजना में लागू किए गए थे? तो ये छठी पंचवर्षीय योजना में ही लागू किए गए थे। किस योजना के दौरान गरीबी रेखा को ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी के रूप में परिभाषित किया गया? तो ये छठी पंचवर्षीय योजना में ही किया गया था। किस योजना में 15 वर्ष की दीर्घ अवधि को ध्यान में रखकर बनाई गई थी? किस योजना को? तो छठी पंचवर्षीय योजना को ही बनाई गई थी। नेक्स्ट, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं साइंस का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी अश्रु गैस है? तो ये क्लोरोपिक्रीन। निम्न में से कौन वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। कोई भी गैस निम्न स्थिति में आदर्श गैस के रूप में व्यवहार करती है निम्न दाब और उच्च ताप पर। निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं? तो ये विषाणु में नहीं पाए जाते हैं। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की? तो ये चेचक का टीका खोजा इन्होंने। फ्रेंड्स मैंने 250 क्वेश्चंस जो हैं वो साइंस के आपको अपलोड कर दिए हैं, तो वो क्वेश्चन जरूर देख के जाइएगा। और उसके डिस्क्रिप्शन में और भी ज़्यादा साइंस के वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं,
उसमें लिंक शेयर किया है, तो आप उन सारे वीडियोस को देखिएगा। ट्रस्ट मी, अगर आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप एग्जैक्टली 20 क्वेश्चन, मैं ये नहीं कहूँगी कि 25 में से 25 आप देख के आएंगे, 20 क्वेश्चन तो आप जरूर सही सही मार के आएंगे। एड्स होने का क्या कारण है? तो T4 लिम्फोसाइट्स की कमी की वजह से एड्स होता है। एड्स वायरस क्या होता है? तो एक सूची एंड RNA जो होती है ये होती है। और शैवालों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ से बनी होती है? सेल्यूलोज से बनी होती है। लाल सागर का लाल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? शैवालों की उपस्थिति के कारण होता है। गलगंड रोग जो है ये कुछ समुद्री खरपतवार खाने से बचा जा सकता है क्योंकि इसमें पाया जाता है आयोडीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है? जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा जो है ये टिश्यू कल्चर कहलाती है। टिश्यू कल्चर कहलाती है। परमाणु घड़ी निम्न प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है, तो ये पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है। क्वार्टर्स घड़ियां निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है, दाब विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो जड़त्व का नियम। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से वो आगे बढ़ता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में। निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए उत्तकों की वृद्धि के लिए पोषण तत्व प्रदान करता है? तो पनीर। यदि एक पिता का रक्त वर्ग A है और माता का रक्त वर्ग O है तो उनके पुत्र का रक्त वर्ग निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? तो ये O हो सकता है। हमारे शरीर का अधिकतम भार किससे बना होता है? जल से बना होता है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है ना, ये हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करे हैं, जो वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मैं शेयर करने वाली हूँ। सो नेक्स्ट स्लाइड है हमारा। किस पर्वतीय दर्रे से होकर भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर झील तथा कैलाश पर्वतीय घाटी के दर्शन करने हेतु जाते हैं? यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी। हमने टोटल 22 क्वेश्चंस हमने कवर करे हैं साइंस के। किस पर्वतीय दर्रे से होकर भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर झील तथा कैलाश पर्वतीय घाटी के दर्शन हेतु जाते हैं? तो लिपू लेक दर्रा। ओके, याद रखिएगा, सारा का सारा दर्रा हम कंप्लीट कर चुके हैं। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? तो हिंदू, सतलुज और ब्रह्मपुत्र नदी का। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 180। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाला नदी कौन सा है? ब्रह्मपुत्र नदी। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा कहलाती है। स्थल मध्य का तात्पर्य है पृथ्वी का बाह्य पपड़ी। खैबर दर्रे से कौन से दो देश जुड़े हैं? तो ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान। वर्ष 2006 के लगभग मध्य में निम्नलिखित हिमालय दर्रों में से कौन सा एक भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोल दिया गया, जिसको पहले बंद कर दिया गया था? नाथुला दर्रा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो ये बेतवा नदी प्रवाहित होती है। और पृथ्वी के किस भाग में निकल और लोहे की प्रधानता है? तो ये नीफे में। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं फ्रेंड्स। 6 स्लाइड्स हमने कंप्लीट कर रखे हैं और हमने इसी के साथ 70 अप्रॉक्स क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांध को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको आप बोलते हैं तटबंध। काली मंथन जिस द्वीप का अंग है वह कौन सा है? तो बोर्नियो। खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह कौन सा है? बंगाल की खाड़ी। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है। और निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर में ही प्रवाहित होती है? तो ये सुसीमा धारा। ठंडी तथा भारी वायु द्वारा गर्म एवं हल्की वायु के ऊपर उठा देने से निर्मित वाताग्र क्या कहलाता है? तो शीत वाताग्र कहलाता है। निम्नलिखित में से किस उद्योग को धुरी उद्योग या उद्योगों का आधार कहा जाता है? तो लौह इस्पात उद्योग को कहा जाता है। नेक्स्ट है इतामद उल दौला का मकबरा कहाँ है? आगरा में स्थित है। यहाँ से हमने हिस्ट्री स्टार्ट कर दिया। और इतामद उल दौला का मकबरा किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था नूरजहां ने, इसलिए इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। किस राजपूताना राज्य ने
अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की है? तो ये मेवाड़ ने नहीं की है। और किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की है? तो ये शेरशाह ने आरंभ की है। अकबर ने कंठभरण वाणी का उपाधि जो है ये किस संगीतज्ञ को दिया था? तानसेन को दिया था। इसके बाद जो मैंने साइंस का वीडियो अपलोड किया है उसके बाद मैं स्टैटिक जीके बिहार का अपलोड करूंगी और फिर मैं आऊंगी हिस्ट्री पे। और हिस्ट्री के एटलीस्ट हम 500 क्वेश्चंस देख के जाएंगे क्योंकि हिस्ट्री से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसमें मॉडर्न, एंशिएंट, मिडिवल सारी की सारी चीज़ें जुड़ी होंगी। तो 500 क्वेश्चंस हम रिवाइज करके जाएंगे। अंतिम रूप से किस मुगल बादशाह ने जजिया कर को समाप्त किया? तो मोहम्मद शाह रंगीला ने। जो चित्रकला का शत्रु है वह मेरा शत्रु है, किस मुगल शासक ने कहा था? जहांगीर ने कहा था। बाबर के वंशजों की राजधानी कहाँ है? समरकंद। जहीरुद्दीन बाबर का जन्म कहाँ और कब हुआ? 1483 ईस्वी में फरगना में। चंदेरी का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? बाबर और मेदिनी राय के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? तो तुर्की भाषा में, तुजुके बाबरी। कौन सा बादशाह अपनी उदारता के कारण कलंदर के नाम से जाना जाता था? तो बाबर। और दीन पनाह नगर की स्थापना किसने की थी? हुमायूं ने की थी। यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लीजिए फ्रेंड्स, ये पूरा टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे है कौन सा बादशाह सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था? तो ये हुमायूं। पानीपत के द्वितीय युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो विक्रमादित्य की पराजय हुई। और फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने कराया? अकबर ने करवाया था। बुलंद दरवाजे का निर्माण जो है ये पूरा हुआ था 1575 ईस्वी में। और भानुचंद्र चरित की रचना किसने की थी? सिद्धचंद्र ने। ये क्वेश्चन काफी कम आपने देखा होगा, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। इलाही संबत की स्थापना किसने की थी? तो ये भी अकबर ने ही की थी। और दास प्रथा का अंत जो 1562 में अकबर के द्वारा किया गया। 10वां स्लाइड है, किसने निसार नामक सिक्के का प्रचलन किया था? तो ये जहांगीर ने किया था। और किस शासक ने न्याय के लिए अपने महल में सोने की जंजीर लगवाई? तो ये जहांगीर ने लगवाई थी। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने कराया था? तो ये शाहजहां ने करवाया था। और ताजमहल के निर्माण में 22 वर्ष लग गया था। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी कि 25-30 सेट्स मैंने कंप्लीट किए हुए थे हिस्ट्री के। वो सारे सेट्स अगर आप देख के जाते हैं तो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके वहीं से आएंगे। पिछले साल अगर आप उस सेट्स को देखेंगे तो आपको पता चलेगा पिछले साल जो भी एग्जाम्स हुए बिहार में या फिर जो भी स्टेट्स एग्जाम हुए वहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक एक क्वेश्चन को, एक एक उसके ऑप्शंस को हमने इतने तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है कि आपको कहीं और से कुछ भी पढ़ के जाने की जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा लहरी नामक रचना किसके शासनकाल में रचित हुई? तो ये है शाहजहां के शासनकाल में। किस शासक ने अपने पिता को कैद में ही मार दिया था? तो ये औरंगजेब ने। औरंगजेब गद्दी पर बैठने से पहले किस स्थान का गवर्नर था? दक्कन का। गुण समंदर की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? तो ये शाहजहां ने। शेरशाह का मकबरा जो है ये सासाराम बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो ये अबुल फजल ने किया था। किस मुगल सम्राट के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? अकबर का। मुगलों की राजकीय भाषा जो थी ये क्या थी? फारसी थी। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी में जो है किस उपलक्ष्य में अकबर ने बनवाया था? तो ये गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। जहांगीर सलीम को किसके लिए याद किया जाता है? तो ये याद किया जाता है न्याय के लिए। जहांगीर के शासन की मुख्य विशेषता क्या थी? रानी नूरजहां का शासन पर नियंत्रण होना। चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है किसके काल को? तो जहांगीर के काल को। और हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है अकबर के शासनकाल को। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। और यहाँ पे श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग व निशांत बाग किसके द्वारा निर्मित है? तो ये जहांगीर के द्वारा निर्मित है। आगरा स्थित ताजमहल का निर्माण किसने कराया? शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधार के लिए उत्तरदायी कौन था? तो ये था टोडरमल। रामचरितमानस के रचयिता किसके समकालीन थे? अकबर के। मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किसने की थी? शाहजहां ने की थी।
अकबर की युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? बैरम खां। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ? औरंगजेब का। ग्रांड ट्रंक सड़क किसने बनवाया था? कोलकाता से अमृतसर। और किसने बनवाया था? ये आप मुझे बताइए, फिरोज शाह तुगलक ने या किसने? हमने ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर रखे हैं। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद। इसको ताजमहल के तर्ज पर बनाया गया है। फर्स्ट कॉपी आप समझ सकते हैं ताजमहल का। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो ये 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने किस स्थान पर आक्रमण नहीं किया था? तो ये कन्नौज पर आक्रमण नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक कौन थे? रामानुजाचार्य थे। और पंजाब में भक्ति आंदोलन, यहाँ से भक्ति आंदोलन के क्वेश्चन सिर्फ आपको 2 स्लाइड मिलेंगे। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं भक्ति आंदोलन से, तो इसको एक बार आप प्लीज रिवाइज करके जाइएगा। पंजाब में भक्ति आंदोलन के जनक कौन थे? तो ये गुरु नानक देव थे। और कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? लहरतारा, काशी में। कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? मगहर, संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश में। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला? तो ये संत ज्ञानेश्वर की शिक्षाओं द्वारा। और भक्ति आंदोलन को दक्षिणी भारत से लेकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने वाले कौन थे? तो ये रामानंद थे। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? तो ये गौड़ीय संप्रदाय से। और पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? वल्लभाचार्य ने। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव के लिए कीर्तन को अपना माध्यम बनाया? तो चैतन्य महाप्रभु ने। अद्वैतवाद के सिद्धांत पर प्रतिपादन किसने किया था? शंकराचार्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन के दौरान असम में भक्ति आंदोलन को किसने चलाया? तो ये चलाया था शंकर देव ने। गुरु नानक का धर्मोपदेश क्या था? तो ये मानव बंधुत्व था। किस भाषा को लोकप्रिय बनाने के लिए चंडीदास ने योगदान दिया? तो बंगाली भाषा को। और रामानुज के अनुयायी को क्या कहा जाता है? तो वैष्णव कहा जाता है। बीजक के रचयिता कौन थे? कबीरदास। महात्मा बुद्ध व मीराबाई के जीवन दर्शन में कौन सी मुख्य विशेषता समान थी? संसार का दुखपूर्ण होना। प्रसिद्ध भक्ति रस कवयित्री मीराबाई किसकी पत्नी थी? तो राजकुमार भोजराज की। यदि संस्कृत मातृभाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा दस्यु भाषा है? यह किसका कथन था? तो ये एकनाथ का था। और भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? जहांगीर के समकालीन थे। किस संत ने अपने भक्ति संदेशों के प्रचार के लिए हिंदी का प्रयोग किया? तो ये रामानंद ने प्रयोग किया था, क्योंकि हिंदी चीजें जो थी उस वक्त, हिंदी लैंग्वेज जो था वो ज्यादा प्रचलित था और काफी लोगों को ये चीजें इजी वे में समझ में आ सकती थी या समझाई जा सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो ये रामदास थे। और दास बोध के रचयिता रामदास ही थे। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था। और गुरु नानक जो है ये सिख धर्म के संस्थापक थे। अमृतसर शहर का निर्माण गुरु रामदास ने करवाया था। किस धर्मगुरु को इस्लाम न अपनाने के कारण अपना शीश कटवाना पड़ा था? तो ये थे गुरु तेग बहादुर। महात्मा गांधी के प्रिय भजन जो पीर पराई जाने रे के रचयिता कौन थे? तो नरसिंह मेहता थे। और नरसिंह मेहता कहाँ के प्रमुख संत थे? तो ये गुजरात के प्रमुख संत थे। असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? शंकर देव जी को कहा जाता है। और मुगल शासक मोहम्मद शाह किस संप्रदाय के अनुयायी थे? तो शिव नारायण संप्रदाय के अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देख लेते हैं, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। और रायदासी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? रैदास ने। दैरास नहीं, ये हो जाएगा रैदास। किसके शिष्य थे? तो ये रामानंद के शिष्य थे। और निपख नामक आंदोलन किस धर्म गुरु ने चलाया था? तो ये था दादू दयाल ने चलाया था इसको। और सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। धर्म दीक्षा विधि पाहुल की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने स्थापना की थी। और सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? बैसाखी, ये हम सब जानते हैं। किस सिख गुरु ने पंजाबी भाषा के लिए गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? तो गुरु रामदास ने। और गुरु नानक का जन्म स्थल तलवंडी नामक स्थान कब किस नाम से विख्यात है? अब जो है ये ननकाना साहिब के नाम से विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विजयनगर साम्राज्य से ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। आई थिंक 20 क्वेश्चंस के आसपास होंगे, प्लीज देख के जाइएगा, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब व किसने की? तो ये 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का दो भाइयों द्वारा किया गया। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतिभाशाली शासक जो था ये कौन थे? ये तो कृष्णदेव राय थे। कृष्णदेव राय शासक कब बने थे? तो ये 1909 ईस्वी में बने थे। और कृष्णदेव राय के किन यूरोप वासियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे? तो पुर्तगालियों के साथ थे। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित था? तो ये तुंगभद्रा नदी के तट पर। बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? गुलबर्गा में। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो हम्पी से। और बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किसने करवाया था? मोहम्मद आदिल शाह ने। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? माफ कीजिएगा, किसके समकालीन थे? तो ये थे बाबर के। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश संगम के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम संगम था, इसकी वजह से। हरिहर एवं बुक्का ने किस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी? तो ये माधव विद्यारण्य के प्रभाव में आकर इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी। किसने? हरिहर एवं बुक्का ने, जिनके पिता का नाम क्या था? संगम। इसीलिए विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश जो है वो संगम के नाम से जाना जाता है। और इससे पहले जो हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखा है वो कौन सा देखा है? ये सारी की सारी क्वेश्चन विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और कहाँ हुई, किसके द्वारा हुई, कौन सा प्रभावशाली राजा था, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे नोट डाउन कर ली हैं। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। संगम वंश का प्रमुख शासक कौन था? तो देवराय प्रथम। देवराय प्रथम। किस शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया? तो देवराय प्रथम ने बनवाया था। विजयनगर का संघर्ष सदैव किसके साथ रहा? तो बहमनी साम्राज्य के साथ रहा था। विजयनगर साम्राज्य का कौन सा स्थान गच्चीला निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? तो कालीकट। और गोलकुंडा कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? कर्नाटक में है। किस संगम वंशी शासक को प्रौढ़देव राय भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है देवराय द्वितीय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस शासक की उपाधि गजबे तेकर थी? तो ये देवराय द्वितीय की, गजबे तेकर। ओके। किस विजयनगर साम्राज्य ने उम्मातूर के विरोधी सामंत गंगा राय का दमन किया था? तो कृष्णदेव राय ने। गोलकुंडा का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? तो ये कृष्णदेव राय और कुली कुतुब शाह के बीच में लड़ा गया था। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय विशेषता क्या थी? तो ये भू राजस्व थी। और अठवन का क्या अर्थ है? तो भू राजस्व विभाग, याद रखिएगा। और ये किससे रिलेटेड है? तो विजयनगर साम्राज्य से, शिवाजी से या फिर किसी और से, अकबर के शासनकाल से नहीं, क्योंकि ऐसे शब्दावली आपको दिखते हैं एग्जाम में। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? तो ये 8 तेलुगु कवि थे। ठीक है। और शर्क सुल्तानों के शासनकाल में किस स्थान को पूर्व का शिराज या शिराजे हिंद कहा जाता था? तो ये जौनपुर को कहा जाता था। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने की थी, जिसको हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है। कश्मीर का कौन सा शासक कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है? तो जैनुल आबिदीन को अकबर के नाम से जाना जाता है, कश्मीर के अकबर के नाम से जाना जाता है। आमुक्त मालाद नामक काव्य की रचना किसने की थी? आमुक्त मालाद। तो ये कृष्णदेव राय ने इसकी रचना की थी। किसकी? आमुक्त मालाद नामक काव्य की। आज का लास्ट स्लाइड है और लास्ट 10-11 क्वेश्चंस हैं, ये भी विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड ही है। कृष्णदेव राय ने आमुक्त मालाद की रचना किस भाषा में की थी? तो ये इन्होंने किया था किस भाषा में? तेलुगु में। कृष्णदेव राय के राजकवि कौन थे? पेदन्ना थे। और विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह कहा जाता था? कृष्णदेव राय को। किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य शासन का अंत माना जाता है? तालीकोटा का युद्ध। और तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में। विट्ठल स्वामी का मंदिर किस देवता का है? तो विट्ठल के रूप में विष्णु का है। शैवों का अजंता किसे कहा जाता है? तो लिप्पाक्षी को कहा जाता है। वीर पांचाल का अर्थ होता है अभिजात्य वर्ग। वीर पांचाल का क्या अर्थ होता है? अभिजात्य वर्ग। अर्नम का अर्थ होता है जागीर से रिलेटेड, जागीर से।
और विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग को किस नाम से जाना जाता था? तो ये गदाचार के नाम से जाना जाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खानदेश राजा का संस्थापक कौन था? मलिक राजा फारूकी। तो यहीं पे हम इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। 220 अप्रॉक्स क्वेश्चंस हमने इसमें कवर किए हैं, और इसमें कोई भी कमी नज़र आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और बहुत जल्द सब्जेक्ट वाइज सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। 5 दिसंबर तक मैं इस सीरीज़ को एंड कर दूंगी, और जो भी आपको वीडियोस हैं एटलीस्ट 15 to 18 डेज़ का वीडियो आपको मिल जाएगा, जिसमें कम से कम 1800 से 2000 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। और सब्जेक्ट वाइज अगर मैं बात करूं तो पूरा मिला के मैं आपको 1000 क्वेश्चंस के प्रिपरेशन के साथ ही आपका ये सीरीज़ मैं एंड कर दूंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। A9 एजुकेशन के साथ बने रहने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।